हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पीयूष और वेलकम टू माय चैनल मिशन नेवी एग्ज़ाम। और मैं इस चैनल पर आपके साथ आपको जीएस का रिवीजन के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो एनडीए और सीडीएस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं और अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि एनडीए और सीडीएस जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम थोड़ा कम मिल पाता है बच्चे को और वो अपना रिवीजन कम्प्लीटली नहीं कर पाता। तो उसके रिवीजन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको एक तो ज्योग्राफी हुआ, एक हिस्ट्री हुआ, एक पॉलिटी हुआ, इन तीन सब्जेक्ट को ही पढ़ाऊँगा। और हम कंटिन्यू एक वन वाइज सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ज्योग्राफी को उठाएंगे, ज्योग्राफी की मैपिंग के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे, जिससे अगर आप एक बार मैपिंग करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा, जिससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलेगी और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा मैपिंग के बारे में। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो भी मैं अभी आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम किस चीज़ को कितना कितना क्या क्या पढ़ेंगे, क्या आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है वो मैं भी अब आपको बताऊँगा बोल के। और पॉलिटी पॉलिटी को भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इससे, ज्योग्राफी से। हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ना है हमको रिविजन में। तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला तो इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं? इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर इंडिया का है कौन सा? फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में, फिजियोग्राफिक रीजन। उसके बाद आएगा कौन सा? रिवर्स प्लस पोर्टफोलियो। उसके बाद क्या आएगा? मॉनसून। उसके बाद क्या आएगा? सॉइल प्लस वेजिटेशन। उसके बाद आएगा क्या? एग्रीकल्चर। और एक लास्ट यूनिट जो बचती है वो होगी क्या? ट्रांसपोर्ट। फिर एक और यूनिट बचती है, उसका क्या नाम है? सेंसस। ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी में उसका जो मेन जो चैप्टर है तो ये चैप्टर है, जिसके अंदर अगर हम फर्दर वो डिवाइड करें तो फिजियोग्राफिक रीजन है। फिजियोग्राफिक रीजन में भी बहुत सारे चैप्टर होंगे, जिसमें पहला माउंटेन्स होंगे, फिर एक प्लेट्यू होगा, फिर एक पासेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक और होगा जिसमें लेक्स आ जाएंगी। तो जितना भी हम ये बता रहा हूँ मैं आपको कि एक तो फिजियोग्राफिक रीजन, एक रिवर एंड प्रोजेक्ट, एक मानसून, एक सॉइल, एक वेजिटेशन, एक एग्रीकल्चर, एक ट्रांसपोर्ट और एक सेंसस। ये जो जितने टॉपिक होंगे इनको हम मैपिंग के थ्रू कवर करेंगे, जिसका इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जो एक शॉर्ट में आप एक फुल्ली रिवीजन आप कर पाओगे। और मेन जो आपका फायदा होगा कि आप एक मैप के थ्रू जब किसी चीज़ को स्टडी करोगे तो प्रॉपर आपको पता होगा और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे उसको भी आप जान पाओगे। एग्जाम्पल में ले लेते, जैसे हम अगर एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे, मैपिंग भी पर्टिकुलर स्टेट वाइज करेंगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर हम एक स्टेट को उठाते हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ, तो उत्तराखंड के फिजियोग्राफिक रीजन, फेमस माउंटेन क्या है, वहाँ पे वैलीज कौन सी है, ये सब हम माउंटेन में तो पढ़ेंगे। बट जब हम पर्टिकुलर स्टेट उठाएंगे और उसको मैपिंग करेंगे तो उसमें हमें इसका करने का फायदा ये होगा कि हमें एक तो पर्टिकुलर जो स्टेट है उसकी सारी की सारी एक तो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी साथ के साथ। दूसरा, जो वहाँ पर अदर जो स्मॉल फेमस माउंटेन है उनके बारे में पता चलेगा, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स वो कर रही है, क्या बोल रहे हैं, मोस्टली ट्राइब रेजिडेंट है। और जी अदर जो भी एस्पेक्ट होंगे वे हमें मिल जाएंगे। फेमस क्रॉप वहाँ पे कौन सी है, इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब है, मतलब इन सब को हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिर दूसरा में हम पढ़ेंगे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या यूनिट है जिसको हम पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहली यूनिट होगी कौन सी? हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ओशियोनोलॉजी से। उसके बाद क्लाइमेटो, उसके बाद कॉस्मो, इसके बाद आएगी कॉन्टिनेंट,
और इसके बाद जूमोर्फोलॉजी। जूमोर्फोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे स्टार्ट करते क्या जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें मोस्टली कितनी है, 5 यूनिट है बड़ी बड़ी। एक तो जूमोर्फोलॉजी, एक कॉन्टिनेंट, एक कोस्मोलॉजी, एक क्लाइमेटोलॉजी और एक ओशनोलॉजी। जो एनडी और सीडीएस पर्पज से एग्जाम जो होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो देखे जाते हैं कौन कौन सी यूनिट्स है, एक तो ओशनोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी और जी कॉन्टिनेंट और एक जूमोर्फोलॉजी। ओशन और कोस्मोलॉजी है तो रेयर ही क्वेश्चन होते हैं, बट हम इसके बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। और तो हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी मेन यूनिट होंगी, एक तो ओशनोलॉजी होगी, दूसरी कॉन्टिनेंट होगी, तीसरी जूमोर्फोलॉजी होगी और चौथी होगी वो कौन सी होगी, क्लाइमेटोलॉजी होगी। इन चारों जो यूनिट होगी इनको फुल्ली जो जैसे ओशनोलॉजी होगी उसको हम वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, ओशन को मैप पर डिनोट करेंगे और ओशनोलॉजी में जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे आपके साथ वीडियो में। तो शुरुआत हम करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैं एक एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। जैसे हम ओशनोलॉजी है तो ओशनोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ओशनोलॉजी के अंदर जो इसके फिजिकल होगा उसको डिस्कस करेंगे, केमिकल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इकोलॉजिकल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे। ओशन बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे, मतलब ये 4 यूनिट हम ओशनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और इन यूनिटों को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे जो हमारी फिजिकल होगी, फिजिकल ओशनोलॉजी, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा एक तो करंट, जो ओशनिक करंट होती है, दूसरे में आएगा टाइड, तीसरे में फिर आएगा वेव और एक और आएगा टेम्परेचर। जो हमारी फिजिकल ओशनोलॉजी होगी उसमें हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। करंट हो गया, टाइड हो गया, वेव हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो करंट का फॉर्मेशन क्यों होता है, किस किस रीजन से करंट का फॉर्मेशन होता है, करंट का बेनिफिट क्या है, करंट का नुकसान क्या है, उस सभी को हम सारे को इसमें पढ़ेंगे। दूसरा फिर टाइड के फॉर्मेशन होने का क्या रीज़न है, टाइड किस चीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, टाइड हमारे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, वेव कैसे बनती है, टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर किस रीजन में कितना होता है, हम एक ग्राफ बनाएंगे ओशन का, उस तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे केमिकल में क्या पढ़ेंगे हम, सैलिनिटी को, जिसे क्या लवणता। अब सैलिनिटी लवणता के बारे में पढ़ेंगे, लवणता कैसे बनती है, कौन कौन से उसमें वो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिस तरह होते हैं, और एक कंपोनेंट का असेंडिंग डिसेंडिंग के मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कम जो सैलिनिटी के कंपोनेंट्स देके उनकी असेंडिंग या डिसेंडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। फिर हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हम पढ़ेंगे कोरल रीफ के बारे में। आप सभी को पता है कोरल आइलैंड्स के बारे में, जो कोरल से बने हुए हैं। तो कोरल डेवलप कैसे हुआ है, कोरल के अंदर कौन से तरह की जो हमारी वो होती है रॉक्स पाई जाती है कोरल्स के अंदर, कोरल डैमेज कैसे होता है, कोरल को कितना सैलिनिटी रिक्वायर्ड है, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये सभी को भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जो मेन होगा एक ओशन बॉटम रिलीफ। ये ओशन बॉटम रिलीफ क्या होती है, ओशन बॉटम रिलीफ जो होती है जो महासागरीय उचावच, जिसे हिंदी में बोलते हैं महासागरीय उचावच। अभी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है फर्दर, जिसे प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी को भी आगे 3 भाग में डिवाइड किया गया है ओशन बॉटम रिलीफ के अंदर देखा गया। तो जिसमें क्या होगा, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगला होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी से कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद अगला होगा कॉन्टिनेंटल राइज। और जो सेकेंडरी रिलीफ होंगी उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर पढ़ेंगे हम GYOUT योट्स, TRUNCH ट्रंच, और जी रिज, और
ग्रेक आइलैंड्स। और इसके कंप्लीट हो जाने से उसके बाद फिर हम एक और जो ओशनोलॉजी पढ़ता है कि ओशियन, पूरे एक ओशन को डिस्कस करेंगे मैप बना के। जैसे हम पैसिफिक ओशन को ले लेते हैं, तो पैसिफिक ओशन बनाएंगे, उसमें कौन कौन से ओशन है, कौन कौन से, जैसे पैसिफिक ओशन की हम बात कर लेते हैं, जिसमें जो कितनी सी स्ट्रीट बनी हुई है, पहले तो ओशन में पढ़ेंगे। एक स्ट्रीट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत से एग्जामों में, कोई जैसे पैसिफिक ओशन में बेरिंग स्ट्रीट है, वो किस किस को कॉन्टिनेंट को जोड़ती है, या फिर कौन कौन से ओशन को जोड़ती है। फिर इसके अलग हमारे कितने पैसिफिक ओशन में कितने सी हैं उनको लिखेंगे, और कितनी बे मतलब गल्फ है उनको करेंगे। तो यानी हम एक ओशनोलॉजी को पूरे कंप्लीट फॉर्म में ऐसे डिस्कस करेंगे, तो अभी आपका एक सिंगल डाउट आप उस पेपर में ना छोड़ पाओ, ताकि जो आपसे आए तो आप ना कर पाओ, मतलब उसे पेपर में छोड़ के ना हो। और इस सभी को हम पढ़ेंगे किसके थ्रू, मैप के थ्रू। जहाँ पे हमें मैप बनाना होगा वहाँ पे हम मैप जरूर बनाएंगे। जब मैं बोर्ड पर मैप बनाऊंगा तो आप भी एक रफ कॉपी पेन लेके बैठना, तो आप भी मैप बनाना। अगर अदरवाइज आप मैप बना लेते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज नहीं बनाते तो आप एटलस जरूर रखना। अगर आप एटलस में मार्क करोगे तो फिर आपको दोबारा अपनी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक बार एटलस को पढ़ना शुरू कर देता है बच्चा, उसको बहुत फ़ायदा होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि उसको से अपना बार बार बुक उठानी नहीं पड़ती। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी पढ़ेंगे। ओशनोलॉजी में हम फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट में तो अगर मैप बनाऊंगा, सपोज करो कि हम मैप बना रहे हैं, तो ये हमारा जो है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगी, और यहाँ पे ये, यहाँ से इंडिया शुरू होता है, यहाँ पे ये इंडियन ओशन शुरू हो गया। तो इंडियन ओशन मैंने यहाँ पे बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी करंट डिनोट करूंगा तो मैं ऐसे तो करूंगा, पहले मैप बनाऊंगा फिर वो करूंगा। अगर आप भी मेरे साथ मैप बनाओगे, करंट डिनोट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी करंट कहाँ पे है। एक तो ये पता चलेगा, दूसरा आपको रटना नहीं पड़ेगा, और तीसरा आपको ये पता चल पाएगा कि जल्दी आप पहचान पाओगे कि कौन सी ओशनिक करंट गर्म है और कौन सी ठंडी। और वो गर्म कैसे होगी, ठंडी कैसे होगी, वो हम आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। ओशनोलॉजी के इतने सारे एस्पेक्ट पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किस चीज़ के लिए, फिर ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और होता है थोड़ा सा, जो मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं सीडीएस के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में। एनडीए और सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ईवीएस से, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इन्वायरमेंट में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और किस रीजन में कौन सा एक एनिमल है जो एक ICON ने जो लिस्ट बना रखी है उसकी रेड लिस्ट में, एक्सटेंट की लिस्ट में शामिल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और जी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और मोस्टली एक गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं ज्योग्राफी और इसमें एनडीए सीडीएस एग्जाम में, तो उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हम इसके साथ पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को। अब हम बढ़ जाते हैं कहाँ पे, हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सिलेबस को चेंज कर देख लेते हैं। हिस्ट्री जो है 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। एक तो एंशिएंट, दूसरी मेडिवल, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट में एक होगी मेडिवल और एक होगी मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक, 600 to 1947। और एक बात आप सभी को पता होगी, जो एनडीए और सीडीएस वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको अपने एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने भी जो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम दिए उसमें मोस्टली क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही आते हैं, मेडिवल और एंशिएंट से तो बहुत कम ही आते हैं। अगर सपोज 20 क्वेश्चन अगर सीडीएस के एग्जाम में आते हैं हिस्ट्री से, तो ये आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से होंगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वे आपके होंगे एंशिएंट
5 क्वेश्चन तो होंगे आपके इन दोनों से मिला के, और 15 क्वेश्चन होंगे आपके मॉडर्न इंडिया में। तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा, जो मैं आपको कराऊंगा कि मैं आपको इंडिया एंशियंट और मिडिवल तो कराऊंगा, बट मैं आपको ज़्यादा फोकस किस पे कराऊंगा, मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे एडवेंचर ऑफ यूरोपियंस। सबसे पहले जो एडवेंचर्स ऑफ यूरोपियंस आए थे, कि कितनी कंपनी भारत में आई, उन्होंने क्या क्या अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश की, पहले तो ये पढ़ेंगे। फिर हम राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल होगा, अवध होगा, और जी पंजाब स्टेट वो होगा, क्या बोले, सिख स्टेट होगा, जाट 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 राजपूत जाट होंगे, और जी एक हैदराबाद का निज़ाम होंगे, और जी मैसूर होगा, मैसूर जो ये वो था, वो स्टेट बना था, उसके बारे में हम इंडिपेंडेंट स्टेट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो इनके इम्पोर्टेंट वॉर हुए हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, इनको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंडियन रेवोल्यूशन, जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, उसको उस क्रांति के होने के रीज़न क्या है, इकोनॉमिक रीज़न क्या है, पॉलिटिकल रीज़न क्या है, सोशल रीज़न क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक इसमें आ जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें इसके अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी आएंगी। एक इसके अंदर और क्या आएगा, इसके अंदर कांग्रेस का फॉर्मेशन आएगा, इसके अंदर फिर कांग्रेस के सेशन भी आएंगे, सारी की सभी चीज़ आ जाएंगी। फिर इससे आगे हम चलेंगे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुए उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट हम 1947 एक्ट तक जाएंगे, ठीक है। और जी इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट होगा, जिसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट होंगे, जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन सा मूवमेंट चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन चलाया था, और भी बहुत सारे थे चलेंगे। फिर एक और एस्पेक्ट आया था, जैसे गांधीयन एरा के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो फौज, हिंद आज़ादी हिंद फौज का गठन किया था, कहाँ से किया था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और मोस्टली जो होंगे भगत सिंह के बारे में और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, मॉडर्न इंडिया में। यकीन मानिए जो हमारे जो एनडीओ सीडीएस और अदर जो स्टेट लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बचता है पॉलिटिकल सेक्शन, और उस पॉलिटिकल सेक्शन में हमारा क्या क्या आएगा, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जो हमारा पॉलिटिकल सेक्शन होगा, अगर आप एनडीए और सीडीएस से ही जाना चाह रहे हो, तो मेजर पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे। पहला जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो होगा हमारा प्रीएम्बल। फिर इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में होगा। उसके बाद क्या होगा, सिटीजन। फिर उसके बाद क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में होगा। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा क्या, डीपीएसपी के बारे में होगा। फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में होगा। उसके बाद हमारा जो होगा, जो 5वीं यूनिट होगी इसमें, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का कैसे अपॉइंटमेंट वो इलेक्शन होता है। फिर गवर्नमेंट लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन। और जी एक इसी में ही 5वें पार्ट में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो महान्यायवादी होता है, जो भारत का सबसे बड़ा पहला भारत का कानूनी वकील होता है, कानूनी वकील होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके खत्म होने के बाद हम पार्लियामेंट भी इसी में पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर हमारे कितने तरह के बिल होते हैं वो भी हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ गई हमारी जुडिशरी, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। अब जुडिशरी कंप्लीट होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एक
जो हमारा हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम नगर पालिका और पंचायत के चुनाव के, जिला पंचायत के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। और रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जिसमें हमारे कमीशंस होंगे, यूपीएससी के कमीशन, यूपीएससी कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, और जी हमारा नेशनल वो जो क्या नाम है उसका, कैग के बारे में पढ़ेंगे, कैग के बारे में पढ़ेंगे। और जी जो हमारा नेशनल बैकवर्ड वाला जो है शेड्यूल ट्राइब वाला जो हमारा, उस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है, सीबीसी क्या है, और जी अदर एनसीपीसी क्या है, इनसे इनके छोटी छोटी वीडियो में इनको तो डिस्कस करेंगे। इनको तो ये इतने पर्पज इम्पोर्टेंट नहीं जितने यूपीएससी कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, कैग होगा, और जी अदर जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वे हमारे कमीशन है, वे इम्पोर्टेंट है, ना कि ये। ठीक है। और इनके बाद फिर जो हमारा जो बचेगा वो हमारा मिसलिनियस बचेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर जो एनडीए और सीडीएस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना किस कॉन्सेप्ट का, जो हमारा एक्ट आया था, कैबिनेट रेगुलेशन प्लान आया था, उसके थ्रू बना था, कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ कहाँ से ली गई, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल कब से कब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना है, इससे पहले क्या क्यों नहीं था, उसके बारे में पता करेंगे, बात करेंगे। फिर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमारा पहले पार्ट में आती है वो शेड्यूल 1 में आती है, पहले पार्ट में आती है, सॉरी शेड्यूल पहले पार्ट में आती है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनियन टेरिटरी का, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें जो बिल लाया जाता है वो कौन सी मेजोरिटी से पास किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मेन पर्पज क्वेश्चन, हाँ, कि एक मेजोरिटी का जो चैप्टर होता है वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा एक सिटीजनशिप होगा, अपॉइंटमेंट एक्ट, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, सिटीजनशिप को किस किस को दी जाती है। सिटीजनशिप में हम एक तो ओवरसीज ओसीआई के बारे में पढ़ेंगे, पीआईओ के बारे में पढ़ेंगे, एनआरआई के बारे में पढ़ेंगे, एनआरआई कौन होते हैं और उनको वोट देने का अधिकार है नहीं है। और ऐसी ओवरसीज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे समुद्री पार जो हमारे इंडियंस होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं है, वे क्या हमारे इंडिया में आगे क्या क्या कर सकते हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल पॉलिसी कहाँ से ली गई है, ये क्या करती है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हमारे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं थे, ये कब लाए गए, कब से लागू हुए, इस्टेब्लिश कब से इम्प्लीमेंट हुआ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया अभी, जैसे एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से लेकर उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो पढ़ेंगे। जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट को कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इम्पीचमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी होगी, लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होंगी। जितनी अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर में चले जाएं तो हमारी जो एक तो ऑर्डिनेंस पावर होगी, अध्यादेश जारी करने की, जो आर्टिकल 1, 2, 3 से डील करता है। एक इसकी प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, एक होती है जुडिशरी में, जुडिशरी के अंदर क्या क्या उनकी पावर्स हैं। ठीक है। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम मेजोरिटी को एक बार रिपीट करेंगे और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ। जैसे 104 हुआ अभी रिसेंट में जो हुआ था, उसके अंदर बहुत से काम हुए। जैसे जो हमारा एंग्लो इंडियंस था लोकसभा में और स्टेट की असेंबली में, उनका वो हटा दिया गया है। ठीक है। बट सीट रिजर्व की गई है। और लोकल शहर, उसके बाद हम और अदर जितने भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इससे पहले 103 हुआ है जिसमें जिसे ईडब्ल्यूएस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया। उससे पहले जो 102 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें क्या हुआ, उस एक्ट में क्या हुआ कि जितने भी हमारे जो हमारा वो होगा नहीं, एनसीबीसी नेशनल बैकवर्ड क्लास सोसाइटी का जो होगा वो हमारा, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया है जिसको हम 338 आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी में से ऐड किया गया है।
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पंचायत का चुनाव और जी महानगर पालिका, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत किसने करी थी, एंशियंट में किसके पीरियड में थी, और जो हमारे मॉडर्न इंडिया में कौन जो गवर्नर था या गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो भी था, तो किसने इसकी स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और एक लास्ट टॉपिक आगे बढ़ जाता है इसमें शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल, पहले शेड्यूल में क्या क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या क्या है, तीसरे शेड्यूल के अंदर, चौथे शेड्यूल, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, टोटल 12 शेड्यूल है ना, तो इसलिए हम 12 शेड्यूल में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, इमरजेंसी। मेरे जो लास्ट एग्जाम मैंने CDS का दिया है उसमें इमरजेंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें 4 ऑप्शन थे और इसमें पूछ रखा था मेरे से कौन सी एक हमारे इंडिया में इमरजेंसी नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी दे रखी थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखी थी, और स्टेट इमरजेंसी के बारे में बता रखा था, एक हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बता रखा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ इमरजेंसी के बारे में नहीं लिखा, तो मुझे वो छाटना था, वो मैंने निकाल दिया उसमें से। तो इन सभी के बारे में हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारे जो मेरा पर्पज फिर भी यही है कि मैं अपने टॉपिक को घूम पाता हूँ। शुरुआत हम जब करेंगे ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चा जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के छोड़ता है वो किस बेस पे कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता पाता। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जो मेरा जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में मेरे एक वो दे रखा था, रिवर वाटरफॉल एंड स्टेट को मैच करा रखा था। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि कौन से स्टेट में कौन सा रिवर वाटरफॉल है, नहीं पता है। तो उसको उस समस्या को सोल्व करने के लिए हम मैपिंग का बहुत इफेक्ट होगा। जैसे हम एक रिवर पढ़ रहे हैं, गंगा को पढ़ेंगे, तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होगी, उत्तराखंड से निकलती हुई जाएगी, लास्ट कहाँ, वेस्ट बंगाल में, हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में जाएगी। तो इंडिया जो हमारी गंगा रिवर होगी, गंगा रिवर का पूरा स्ट्रेच, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज और भी, और उसके जो इम्पोर्टेंट जो प्लेन बनाएगी वो पढ़ेंगे। और फिर किस किस स्टेट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो किस किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करती हुई जा रही है, किस नेशनल पार्क को क्रॉस करेगी। अदरवाइज जितने भी ऑप्शन होंगे, एस्पेक्ट होंगे, वे पढ़ेंगे। दूसरा, एक रिवर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता तो है, चाहे रिवर्स की प्रोजेक्ट से आओ, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी को मैच कराओ, चाहे रिवर्स खुद रिवर्स से ही आओ, रिवर के बारे में पूछ ले जाओ, रिवर के पैटर्न के बारे में पूछ ले जाओ। रिवर पैटर्न किस टाइप का, जैसे गंगा का रिवर पैटर्न है डेंड्राइट पैटर्न। 4 टाइप के होते हैं ना रिवर पैटर्न। एक तो डेंड्राइट पैटर्न, जिसे ध्रुव को हिंदी में बोले तो ध्रुविकाय, एक होता है आयताकार रेक्टेंगुलर, तीसरा एक ज्वालामुखी को होता है, और एक पैटर्न और होता है जालीनुमा। ये 4 पैटर्न होते हैं रिवर के। तो रिवर से पूछा जाता है गंगा रिवर का कौन सा पैटर्न है, डेंड्राइट पैटर्न है। गंगा रिवर का जो डेल्टा है किस टाइप का है, एक्यूट डेल्टा है। एक्यूट डेल्टा कैसे फॉर्मेशन होगा वो हम जूमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जब हम जूमॉर्फोलॉजी की यूनिट के बारे में बात करेंगे। और मैं बात कर रहा था कि गंगा रिवर्स के बारे में, जैसे हम रिवर पढ़ रहे हैं, गंगा रिवर स्टार्ट करी उत्तराखंड से निकल के वेस्ट बंगाल में गई, लास्ट गंगा रिवर के कौन से नाम है, तो इंडिया में क्या नाम है, और वेस्ट जो हमारा बांग्लादेश है उसमें क्या नाम है। गंगा रिवर क्या क्या बनाती है, मैंने बताया 4 प्लेन्स का क्या हिसाब किताब है, जितने हमारे इंडिया नदन इंडियन प्लेन है, और मोस्टली जो बनाए हुए किसके, गंगा रिवर्स के द्वारा बनाए हुए हैं। अदर रिवर भी हैं जो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनाती, बट जो नदन इंडिया प्लेन्स जो बने हुए हैं, जो हमारे इधर साइड सेंट्रल में है, वे गंगा के द्वारा बनाए गए। ज़्यादा फर्टिलिटी भी है। और गंगा रिवर जिस स्टेट से पास होगी उस स्टेट के आस्पेक्ट में, मतलब वो किस नेशनल पार्क को क्रॉस कर रही है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आता है कि वो कभी कभार ये पूछ ले जाते हैं कि जो हमारी बहुत सी रिवर हैं, जैसे गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, जो एक नेशनल पार्क को क्रॉस करती है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना कि कौन से नेशनल पार्क को क्रॉस करती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, अब मैं एग्जाम के क्वेश्चन कैसे डील करूँ। तो जब हम गंगा का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो गंगा के पूरे जो हम एक क्लास में गंगा को रखेंगे, एक 1 क्लास में गंगा होगी, और गंगा से जितने भी एस्पेक्ट होंगे, गंगा के किनारे जितने भी सिटी हैं, बैंक इसके बैंक के किनारे जितनी भी सिटी हैं, बसे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एस्पेक्ट गंगा से रिलेटेड, यानी रिवर से रिलेटेड इतने एस्पेक्ट होंगे। जैसे रिवर से रिलेटेड तो रिवर्स खुद ही हो जाएगी, एक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, उस पर कौन कौन सी रिवर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए हुए भी पढ़ेंगे। यानी एक हम जब रिवर
चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अंदर हमें 5 चीज़ पढ़नी पड़ेगी एक रिवर के बारे में। ऐसे हमारे में जो बड़ी बड़ी मेजर रिवर होगी उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो न्यू प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनको भी मैं साथ के साथ ऐड करता रहूँगा और उसको बताता रहूँगा। जैसे कर्नाटक में अभी एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, जो कर्नाटक की जो एक छोटी रिवर है उस पर लगाया गया है, मैं आपको बताता रहूँगा। ये तो साथ साथ जैसे करंट का अपडेटेड होगा बताता रहूँगा। और उसके साथ साथ जो अगर जब हम स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे, मैं अभी आपको बोल रहा था, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेटलैंड की, जैसे हम सब मैंने बताया आपको उत्तराखंड उठा लेंगे तो उसमें कितने वेटलैंड है, क्या नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व कब नेशनल टाइगर रिजर्व बना है, और जो कितने जो वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो टाइगर किस टाइप के मिलते हैं, जैसे बंगाल में हर वाले बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वहाँ पे टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सारा का सारा पर्पज़ हो गया ज्योग्राफी रिलेटेड। यकीन मानिए अगर आप ज्योग्राफी में अगर आप मैपिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप सिंगल क्वेश्चन डाउट कभी भी आपने एग्जाम में नहीं छोड़ते। फिर मैं दूसरा घूम के आता हूँ किस चीज़ पे, मैं बता रहा आपको हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को पढ़ेंगे, बट फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पर रखेंगे, मॉडर्न पर रखेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे उठते हैं किससे उठते हैं, वो मॉडर्न इंडिया से उठते हैं। मॉडर्न इंडिया में मैं आपको टॉपिक बता ही चुका हूँ कि क्या क्या टॉपिक आएंगे और कितने उसको हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको पॉलिटी के बारे में बता देगा। और रहा अब करंट अफेयर रिलेटेड, जितने भी करंट के जो चल रहे होंगे एस्पेक्ट, जैसे ज्योग्राफी रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे, जैसा भी आपको पता है कि मोस्टली बच्चे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। वेटलैंड्स पहले अभी तो हमारे कितने थे, 49 थे, उसके बाद जुड़े कितने हो गए, 54 हो गए, उसके बाद अब 10 और ऐड हो गए, कितने हो गए, 64 हो चुके हैं टोटल। वेटलैंड इंडिया में 64 हो चुके हैं। वेटलैंड का हमारे इंडिया में वेटलैंड का फ़ायदा क्या है, वेटलैंड का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट है, तो इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओशनोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, और ओशनोलॉजी में हम ओशन बॉटम रिलीफ से पढ़ेंगे। ठीक है, और ओशन बॉटम रिलीफ को हम इस टाइप से पढ़ेंगे ताकि आपको अदर दोबारा अपनी बुक को उठाना ना पड़े और आपका एक इन शॉर्ट आपका रिविजन हो जाए। थैंक यू।